हेलो। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम पहले एपी और जीपी के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आजकल जो एचएसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बेसिक लेवल का मैट्रिक्स पूछा जाता है। तो आज हम बिल्कुल बेस से चलेंगे, मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस क्या है और मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिसेस का मतलब है मैट्रिक्स का बहुवचन। मैट्रिसेस मतलब एक ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स हों उसको मैट्रिसेस बोला जाता है। और मैट्रिक्स की यदि हम डेफिनेशन लें तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स का मतलब होता है, ये मैट्रिक्स का निशान है, सिंबल है, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। और मैट्रिक्स के एलिमेंट A11, A12, A13 कहीं तक भी हम लेके जा सकते हैं, A23, यानी कि एक ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो ऐसे लाइन लिखी जाती है इसको बोला जाता है रो। और इस प्रकार की जो लाइन है हमारे पास वर्टिकल शेप में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेप, और ये होती है वर्टिकल शेप। तो जो वर्टिकल शेप में है उसको बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल शेप में है उसको क्या बोलते हैं? रो। अब जैसे मैंने लिख दिया है 2, 3, 4 और 5। अब इसके अंदर यदि रो पूछेंगे तो रो कितनी है? 1 और 2। और कॉलम पूछेंगे तो कितने हैं? 2। तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। और ए आई जे से भी हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट करते हैं। आई का मतलब रो से है और जे का मतलब कॉलम से। क्लियर? तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं कि एक मैट्रिक्स क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है। जो हमारे पास वर्टिकल शेप में है वो कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल शेप में है जो हॉरिजॉन्टल शेप में है वो हमारे पास रो है। तो ये क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब बात आती है कि मैट्रिक्स का उपयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए पहले मैट्रिक्स को नॉर्मल पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल जो आईटी का हमारा फील्ड है उसके अंदर भी हम मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। यदि मेन रूप से देखा जाए कि भी मैट्रिक्स का यूज कैसे किया जाता है या उसका क्या कारण है, मैट्रिक्स का हम कहाँ यूज करते हैं, तो आइए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज उसके बारे में ले लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने क्या देखना है कि यदि आपको ये इक्वेशन दे दी जाए, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो नॉर्मल सी बात है कि आप इसको सॉल्व कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड हैं जो कि हम पिछली क्लासों में 10th क्लास में हमने इसको पढ़ा सॉल्व करने के। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और भी काफी मेथड है जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। यदि इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर एक इक्वेशन और लिखूं, जैसे कि ये लिख दिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास 1, 2 और 3 वेरिएबल हैं x, y और z। और इस प्रकार के वेरिएबल को सोल्व करने के लिए, इस प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मैट्रिक्स मेथड। तो इस प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स को बनाया गया, यानी कि मैट्रिक्स का उपयोग कहां किया जाता है? इस प्रकार की समीकरण को सॉल्व करने के लिए। इस प्रकार की समीकरण जब हम सॉल्व करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास काफी मेथड है। जब इस प्रकार की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं जिसमें 3 वेरिएबल हो, 3 चर पद हो, x, y, z, तो उस प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यदि आप इसको सॉल्व करोगे इस प्रकार के किसी मेथड से तो काफी लंबा होगा। यहाँ पर 4 इक्वेशन भी हो सकती हैं। उसके अंदर एक जैसे x, y, z, s,
टी पी कुछ भी वेरिएबल आ सकते हैं, 5 इक्वेशन, 6 इक्वेशन, 7 इक्वेशन, 8 इक्वेशन, 10 इक्वेशन भी हो सकती हैं। तो उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो मैट्रिक्स मेथड से हम उसको सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैट्रिक्स को यूज में लाया जाता है इस प्रकार की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। क्लियर? तो ये था हमारे पास भी मैट्रिक्स का यूज हम कहाँ करते हैं। तो मैट्रिक्स का यूज इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किया जाता है 2 वेरिएबल से ज्यादा का, यदि कोई इक्वेशन दी होती है 3 वेरिएबल में, 4 में, 5 में, 6 में, तो वहां हम उसके अंदर हम मैट्रिक्स को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स है क्या हमारे पास। हमने पढ़ा है मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिक्स का बहुवचन है, मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है वो हमने पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने हैं। देखिए सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3, इसके अंदर एक रो है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, लेकिन रो कितनी है इसके अंदर एक है, तो इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्लियर? कॉलम मैट्रिक्स सेम एडिटिव हो जाएगा, यदि हम इसको ऐसे लिख दूं 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉलम, क्योंकि इसके अंदर कॉलम एक है, रो 1 2 3 कितनी भी हो कॉलम यदि इसके अंदर एक है तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है नल, जीरो और वॉइड मैट्रिक्स। नल का मतलब भी और जीरो का मतलब भी और वॉइड का मतलब भी, तीनों का अर्थ एक ही होता है। इनका अर्थ होता है जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट्स। द मैट्रिक्स हैव नो एलिमेंट, जिस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी तत्व नहीं है। एलिमेंट का मतलब क्या, एलिमेंट का मतलब जिसके अंदर हम संख्याएं लिखते हैं, जो अंक लिखते हैं, जो डिजिट्स लिखते हैं, इसको एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि आपको नाम से ही पता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, आयत के आकार का, यानी कि जिसकी शेप आयत के आकार की हो। आयत के आकार की का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 1 3 5, यहां लिख दिया 6 7 9। अब इसमें क्या है, रो 1 और 2, दो इसके अंदर रो हैं और कॉलम कितने हैं इसके अंदर 3, यानी कि जहां पर रो की संख्या कॉलम की संख्या से डिफरेंट हो, अलग हो, यानी कि यदि हम रो को m से डिनोट करें और कॉलम को यदि हम n से डिनोट करें तो ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। रो और कॉलम अलग अलग यदि होती हैं, रो कम है या कॉलम ज्यादा है, कॉलम कम है या रो ज्यादा है, तो वहां पर क्या बन जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है, यानी कि एक आयत के आकार। यदि हम इसको मिला दें तो इसकी शेप बन जाती है आयत के आकार की। ये भुजा n मान के चल सकते हैं, ये n मान के चल सकते हैं, तो m इक्वल टू n नहीं है, यानी कि इसको हम सिंपली बोल सकते हैं ये एक रो मैट्रिक्स है। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम लिखा जाता है वो रो है, सेकंड टाइम जो लिखा जाता है वो कॉलम है। रो को हम i से डिनोट कर सकते हैं, कॉलम को j से डिनोट कर सकते हैं। काफी इजी से टॉपिक है हमारे पास ये। तो अब देखिए उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या है वर्ग, जिसके अंदर जो वर्ग की शेप में हो, जैसे मैं लिख दिया 2 3 4 5, 1 2, दो रो है हमारे पास और 2 ही कॉलम है, 2 by 2 का ये मैट्रिक्स हो जाता है, यानी कि 2 इसके अंदर रो हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम है, यानी कि m इज इक्वल टू n। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों यदि इक्वल आ जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यदि हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक प्रकार से ऐसे लगेगा हमारे को जैसे कि स्क्वायर हो जिसकी m और n दोनों भुजाएं एक जैसी हो, फॉर एग्जांपल ऐसा हम मान सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें डायगोनल मैट्रिक्स के कई टाइप हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लिख दिया जैसे 1 3 5 4, तो ये जो डायगोनल है मैट्रिक्स का, इसके ऊपर इसके टाइप बनाए गए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं पहला स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे जिसके डायगोनल
के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो, अलग अलग हो, और बाकी जो एलिमेंट है वो क्या हो, जीरो। बाकी एलिमेंट जीरो मिलेंगे और डायगोनल के एलिमेंट डिफरेंट मिलेंगे, जैसे 1 है, 4 है, 3 है, 6 है, 2 है, इस तरीके से। और डायगोनल से अलग जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे 3/3 का लिख सकते हैं हम यहाँ लिख दिया हमने 1 0 0 0 2 0 0 0 5। क्लियर। तो ये जो डायगोनल आया है इसके सभी एलिमेंट क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 5 है। इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब एक प्रकार से हम इसको क्या ले सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को, जिसके डायगोनल हमारे पास सेम हो। सेम का मतलब है जैसे यहां पर आ जाए हमारे पास 2 2 2, सारे एलिमेंट 2 2 हैं, सारे एलिमेंट 3 3 हैं, सारे एलिमेंट 4 4 हैं, सारे एलिमेंट 5 5 हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग हैं, यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट एक एक हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसके हिसाब से पहचान सकते हैं, जिसके डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ एक एक होंगे। उसके बाद आ जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास दो प्रकार हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है, एक मैट्रिक्स को लिखा हमने 1 0 2 और 3, इस प्रकार से। अब यहां देखें ये हो गया है डायगोनल। अब डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट क्या है, 0। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपर का मतलब है जब नीचे वाला 0 हो, और लोअर का मतलब है जब ऊपर वाला 0 हो डायगोनल से। यदि डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट 0 0 हो तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा, जब ऊपर वाले हो तो कहेंगे लोअर, और जब नीचे वाले 0 हो, यहां 0 आ जाए और यहां हम 2 लिख दें, तब हम इसको बोलेंगे अपर डायगोनल। यानी कि डायगोनल से जब नीचे वाले 0 हो तब उसको हम बोलेंगे अपर डायगोनल, और जब डायगोनल से ऊपर वाले 0 हो तब बोलेंगे लोअर। वैसे तो अपर का मतलब ऊपर वाला होना चाहिए, लेकिन हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट जब 0 हो सारे तो उसको बोलेंगे अपर, और डायगोनल से ऊपर वाले 0 हो तो उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगला हमारा टाइप है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है जब एक मैट्रिक्स को हम दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल रखते हैं, उसको बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स, यानी कि तुलनात्मक आव्यूह। मैट्रिक्स को हिंदी में बोला जाता है आव्यूह। तो जब इसकी कंपैरिजन इसके साथ की जाती है, इसकी कंपैरिजन इसके साथ, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये है A11। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका भी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। A11 का मतलब जब इन दोनों को बीच में बराबर का निशान है तो इन दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं। जैसे 4 किसके बराबर है, 5 के। अब 4 क्या है, यहाँ पर 4 है A21। A2 का मतलब है 2 का मतलब है दूसरी रो सेकंड रो, और 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। तो इसकी भी क्या है A21। A21 सेकंड रो, इस 2 का मतलब है सेकंड रो, और इस 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। यदि हमारे से मैट्रिक्स में पूछ लिया जाए भाई ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 7 8 4 2, और इसमें से हमारे से पूछ ले रहे A23 क्या है, तो हमने क्या देखना है, A23 का मतलब है सेकंड रो ये होगी है, और 3 का मतलब है तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो तीसरा कॉलम ये हो गया, इसका एलिमेंट तीसरा ये है, तो A23 आ जाएगा हमारे पास 2। क्लियर। तो इस तरीके से हम कंपेरेबल मैट्रिक्स से वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास इक्विलिटी मैट्रिक्स।
इक्विलिटी मैट्रिक्स भी एज ए कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इसका भी यूज हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसमें हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने लिख दिया है एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, यहाँ लिख दिया है 3 A 5 और 6। ए की जगह हम x y z कुछ भी लिख सकते हैं और इसको इक्वल रख दिया है 3 5 7 9 के। अब यहां से बोल देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम क्या कहेंगे, a जो है हमारे पास वो क्या है, a1 2, यहां पर a1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसकी कंपैरिजन किसके साथ होगी, इसी के साथ होगी, a12 के साथ। a12 यहां पर क्या है 5, तो a की वैल्यू क्या रहेगी 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिटी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। उसे a b x y z किसी एक की भी वैल्यू हमारे को निकालनी मिलेगी, उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, ये था हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अच्छे से देख लें, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, नल्स जीरो वॉइड मैट्रिक्स जो जीरो हो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके अंदर m और n यानी कि रो और कॉलम की संख्या एक जैसी ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो, चाहे वो 2x2 का या 3x3 का है। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर के दो प्रकार हैं, अपर और लोअर मैट्रिक्स, इनको अच्छे से देख लेना है। कंपेरेबल मैट्रिक्स जहां पर तुलना की जाती है, और इक्विलिटी मैट्रिक्स जहां पर कंपैरिजन करके x y या a b c किसी की भी वैल्यू निकाली जाती है। तो देखें आगे पढ़ते हैं, अब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, काफी आसान टॉपिक है मैट्रिक्स का, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखें अब हम सीखते हैं एक मैट्रिक्स को ऐड करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड का मतलब होता है एक मैट्रिक्स को जोड़ना, और सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। जैसे ये दे दिया है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5, क्लियर। अब इसके अंदर दूसरा मैट्रिक्स जोड़ना है 3 4 5 -6, ये दिया हुआ है। अब इनको जोड़ेंगे, तो हमने क्या करना है जोड़ने के लिए, ये है a11, a11 किस में जुड़ेगा, इसके a11 में जुड़ेगा, यानी कि फर्स्ट जो रो का पहला जो कॉलम है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड होगा, तो 2 और 3 जुड़ जाएंगे। यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3। सेकंड के साथ जुड़ेगा 3 + 4, 4 5 के साथ जुड़ेगा 4 + 5, और 5 6 के साथ 5, यहां निशान किस चीज का, माइनस का, तो माइनस का लग जाएगा। इसको सॉल्व कर दें, 3 और 2 5 हो गया है, 5 4 और 3 7, 4 और 5 9, 5 और -6 माइनस का 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, जोड़ आ गया। यानी कि इस साइड का जो मैट्रिक्स है और जो जिसके अंदर हमने जोड़ना है, उस दोनों को ऐड करने के लिए जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है a11 a12, उसी पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट के अंदर हमने करना है, घटाने के अंदर ऐसे ही हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में से माइनस कर सकते हैं। जैसे हमारे को दे दिया है 1 3 5 7, इसमें से मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3 2 1 4। अब यहां पर दो फॉर्मूले हमारे पास, या तो इस माइनस के निशान को अंदर ले जाएंगे, ये माइनस का निशान जब अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ भी लगेगा, 2 के साथ भी, 1 के साथ भी, 4 के साथ। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 और माइनस करना है तो -3 हो जाएगा, फिर 5 माइनस करना है तो -2, 3 माइनस करना है तो -1, 7 -4। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, -2, इधर आ जाएगा 5 3, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यदि हम इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इनके माइनस लगा दो अंदर जाने के बाद, फिर ये जुड़ जाएगी, सेम कंडीशन वही रहेगी। तो ऐसे भी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरे पॉइंट पे, मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, यानी कि गुणा। अब देखें गुणा करने के लिए जैसे ये बोल दिया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 3 4 5 6,
और ये बाहर लिख दिया 2, या बाहर लिख दिया है k, 3 4 5 6 और बाहर क्या है हमारे पास k है। यानी कि जब इस 2 की या k की अंदर हम गुणा करेंगे तो पूरे एलिमेंट के साथ यानी कि पूरे मैट्रिक्स के साथ होगी, तो इसको हम गुणा करके लिख सकते हैं। 2 की 3 के साथ गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 4 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा, 5 के साथ करेंगे 10 और 6 के साथ करेंगे 12 है। ऐसे ही हम k वाले को लिख सकते हैं। k क्या है हमारे पास, एक स्केलर पॉइंट है, तो k की गुणा करेंगे तो इसको लिख देंगे 3k 4k 5k और 6। यदि कॉमन लेंगे तो कॉमन भी ऐसे ही आ जाएगा। अब कॉमन लेने के लिए हमारे पास कई प्रॉपर्टी है, रो में से भी अलग से कॉमन आता है, कॉलम में से भी अलग से कॉमन आता है, और पूरे मैट्रिक्स में से भी कॉमन हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब यदि ये तो था एक स्केलर के साथ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर बाहर दिया हुआ है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म बाहर दी, उसकी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ऐसे करना। अब यदि मैट्रिक्स की मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन पूछ लें तो अब जैसे ये दे दिया, यहां लिख दिया 2 3 1 5, इसकी गुणा करनी है हमने 3 4 2 1 के साथ। वैसे यहां निशान नहीं लगाना है, हमने सिंपल लिखना है। मान के चलो ये a है और ये b है, तो हमने क्या निकालना है, a b निकालना है। a b का मतलब a और b की हमने क्या करनी है, गुणा। अब गुणा करते हुए हमने क्या देखना है, गुणा करते हुए देखो इसकी फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा करनी है। अब गुणा करते हुए हमने ये भी बात ध्यान में रखनी है कि किस मैट्रिक्स के साथ गुणा हो सकती है। देखें ये कितने का है हमारे पास, ये है 2/2 का। 2/2 का मतलब 1 2, 2 रो हैं, 1 और 2, 2 कॉलम है। और ये भी 2/2 का है, 2 रो हैं इसके अंदर भी और 2 कॉलम है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो यदि सेम है तो हम मैट्रिक्स की गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज गुणा नहीं होगी। पहला जो मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स का मतलब जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है, जो आगे लिखा हुआ है उस मैट्रिक्स के कॉलम देख लें 2 हैं, और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी रो यदि सेम है तो हम गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी गुणा नहीं हो सकती, उसकी मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, पहले मैट्रिक्स यानी जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है उसकी कॉलम और जो सेकंड नंबर पे हमने लिखा है उसकी रो यदि सेम है तो हम गुणा कर सकते हैं। देखिए अभी गुणा करेंगे हम इसकी। अब इस रो की हमने क्या करनी, इस कॉलम के साथ गुणा करेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ गुणा करो, 2 की 3 के साथ गुणा की हमने, क्या आया 6। फिर सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ गुणा करो, 3 की 2 के साथ की 6। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है हमें, ये एक एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा कर दी, एक एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ गुणा करेंगे इसके साथ और यहां लिख देंगे 2 की 4 के साथ गुणा की 8, फिर 3 की 1 के साथ गुणा की 3 और जुड़ जाएगा। ये जुड़ने का मतलब यदि बीच में निशान माइनस का तो माइनस भी लग जाएगा, प्लस है तो जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ भी हो गया, सेकंड की, यदि आगे भी कोई कॉलम होता तो उसके साथ भी हम कर देते, अब नहीं है, खत्म। अब सेकंड रो उठाओ ऐसे ही, इसकी भी पहले इस कॉलम के साथ करेंगे फिर इसके साथ करेंगे, सेकंड रो उठाएंगे तो नीचे सेकंड रो बनेगी। फर्स्ट रो के साथ हमने फर्स्ट रो बनाई है, ये फर्स्ट रो की है। अब सेकंड 1 की 3 के साथ 3, 5 की 2 के साथ 10 जोड़ दिया, 1 की 4 के साथ 4, 5 की 1 के साथ 5 जोड़ दिया। अब इसको सोल्व कर दें, 6 और 6 कितना हो गया हमारे पास 12, 8 और 3 11, 10 और 3 13, 4 और 5 9। तो ये क्या आ गई हमारे पास, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करो, वहां से एक पॉइंट निकलेगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ करो, वहां से दूसरा एलिमेंट निकलेगा, थर्ड है तो थर्ड के साथ करो, यानी कि वो एक रो बनेगी हमारी। प्लस का निशान है जोड़ो, माइनस का निशान है तो माइनस का लगा दे, यानी कि वो हमने जोड़ने हैं। यदि निशान अलग है तो उसके हिसाब से माइनस लगा सकते हैं। जैसे यदि हम इस तरीके का कोई क्वेश्चन लें, हमने लिया है जैसे ए हमने मान लिया है 2 3 4 5 और बी हमने ले लिया है
1 3 2 4 6 8। अब ये बोल दिया जाए भी ये ए है और ये बी है, इनकी क्या करनी है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी। तो हम देखेंगे भाई क्या इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये कितने का है, ये है 2/2 का, 2 रो है इसके अंदर, 2 ही कॉलम है, क्लियर। और ये कितने का है, 1 2 3, 3 क्या है इसके अंदर रो, और कॉलम कितने हैं इसके अंदर 2। तो हमने क्या देखा था, जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स है फर्स्ट नंबर के ऊपर, उसके कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रो सेम होनी चाहिए। अब ये सेम नहीं है तो इसकी हम गुणा नहीं कर सकते, यदि करना चाहे तो देखो करके। अब हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। अब देखो 2 की 1 के साथ कर देंगे 2 आ जाएगा, 3 की 2 के साथ कर देंगे 6 आ जाएगा। अब आगे 6 की किसके साथ करें, कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर, यानी कि हमने ये बात ध्यान रखनी है गुणा करते हुए भी, इसका जो पहले नंबर पे एलिमेंट लिखा जाता है, ए लिखे पहले नंबर पे या बी लिखें, उसका कॉलम और जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स लिखा जाता है उसकी रो यदि सेम नहीं है तो हम उस मैट्रिक्स की गुणा नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था दो मैट्रिक्स को कैसे हम गुणा कर सकते हैं, या एक स्केलर बाहर दिया हुआ है कि 2 3 4 5 कुछ भी इस तरीके से उसकी हम गुणा कैसे कर सकते हैं। अब देखें जैसे सम प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम लिखें ए बी सी इज इक्वल टू ए बी और सी, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है पहले ए बी और सी की गुणा करेंगे, बी और सी की गुणा करने के बाद फिर हम ए की गुणा करेंगे, क्लियर। बी और सी क्या हमारे पास मैट्रिक्स दिए मिलेंगे, भाई ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है, और इस साइड भी पहले हम ए बी की गुणा कर लेंगे, फिर जो आएगा उसकी सी के साथ गुणा कर देंगे। तो ये दोनों क्या होंगे हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिलेगी। इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम ये लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि a और b को जोड़ के यदि हम a के साथ गुणा कर दें तो इस तरीके की फॉर्म हमारे पास आएगी, या ए बी की गुणा कर ले और ए सी की गुणा करके फिर जोड़ दे, यानी कि दोनों साइड का आंसर हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। या तो ए और बी और सी मैट्रिक्स को पहले जोड़ लें, ए के साथ गुणा कर दें, या ए बी की गुणा कर लें, ए सी गुणा कर लें, फिर उनको जोड़ दें, तो आंसर हमारा दोनों तरीके से सेम आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए ये था हमारे पास मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स को कैसे हम जोड़ सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे उसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं सम प्रॉपर्टीज के साथ। अब मैट्रिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। देखिए जैसे ये दिया है मैट्रिक्स ए है हमारे पास, एक 3 4 1 2, क्लियर। अब एक पॉलिनोमियल्स यानी कि px दी हुई इक्वेशन हमारे पास, जैसे x² प्लस 3x प्लस 2। अब कह देंगे कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, भाई इस इक्वेशन को सोल्व करें। अब हमने देखा है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसको हम सोल्व करेंगे, तो हमने क्या करना है, पहले पुट कर लेना है x इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स में। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a² प्लस 3a और प्लस 2। अब 2 क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, इसको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ हम i लगाएंगे, आइडेंटिटी, और i कौन सा लगाएंगे, 2/2 का। जैसा मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर रकम के अंदर दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, वैसा ही हम 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके अंदर लगाएंगे। 2/2 का मतलब है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगा। जहां पर i लिखा हो तो ये लगेगा 2/2 का, ये 2 रो 2 कॉलम। यदि 3/3 का तो उसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि डायगोनल जिसके 1 1 है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, वो उसको लगा सकते हैं। यदि ये 3/3 का होता तो ये इसके पीछे लिखते, यदि 2/2 का है तो हमने 2/2 का इसके साथ लगा दिया। अब यहाँ पर a² निकाला हमने, a² का मतलब है a की वैल्यू 3 4 1 2, फिर दोबारा से a की वैल्यू, अब इनकी गुणा करेंगे तो a² आ जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू a लिख दिया, 3 4 1 2, फिर प्लस 2 आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब इनकी गुणा हमने सीख लिया कैसे करनी है, 3 को हम अंदर गुणा कर देंगे कंप्लीट, 2 की इसके साथ अंदर गुणा कर देंगे और फिर इनको जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम एज ए मैट्रिक्स के तौर पर ऐसे सॉल्व
कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट आपको बताए जाएंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप क्या है, बेसिक जितनी भी मैट्रिक्स की बातें हैं वो सारी क्लियर होंगी। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोज, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 3 5 7, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 3 5 7, तो हमने क्या करना है 1 3 5 7 में, अब ये बोल दिया जाए कि ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, तो ए का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का निशान है, इस तरीके से हम ट्रांसपोज यूज कर सकते हैं। ये ए का ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, यानी कि रो की कॉलम बना देना और कॉलम के रो। जैसे ये क्या हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम में लिख देंगे, रो को हम कॉलम बना देंगे ऐसे, फिर सेकंड रो को भी कॉलम बना देंगे, तो ये क्या हो गया है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। अब जैसे हमने ए का ट्रांसपोज किया, ये आ गया, यदि इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इसकी फिर हम दोबारा से इस कॉलम, ये रो है, रो की फिर कॉलम बना दो 1 5, ये रो है, इसकी फिर कॉलम बना दो, तो ये क्या आ गया दोबारा से ए आ गया हमारे पास, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यदि ऐसे दिया हो ए बी का ट्रांसपोज, इसको थोड़ा ध्यान से करना है, तो यदि गुणा में है, ऊपर ट्रांसपोज का निशान लगा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, पहले बी आएगा बाद में ए आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ये बेसिक सी पॉइंट है, ट्रांसपोज निकालना, लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा इसका, बिल्कुल छोटी बात इसमें से पूछी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगला जो हमारा मैट्रिक्स का पॉइंट है वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है मैट्रिक्स को हमने डिफाइन करना है दो टाइप में। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक निकालने के लिए हमें a प्लस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होता है सिमेट्रिक के लिए, और स्क्यू के लिए हमने a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना होता है। जब हमारे को एक मैट्रिक्स दिया होता है a और उसका ट्रांसपोज जब हम उसके अंदर जोड़ देते हैं तो हम पता लगाते हैं भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना है या स्क्यू बना है। सिमेट्रिक का अर्थ होता है जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होता है इस प्रकार से, कोई भी हम एलिमेंट्स मान के चल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मैंने लिख दिया है इधर 12 7 7 2, इस तरीके का एक मैट्रिक्स ले लिया है। तो स्क्यू की पहचान, सिमेट्रिक की पहचान क्या है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल हैं, डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग मिलेंगे और डायगोनल से जो बाहर के एलिमेंट है वो दोनों क्या मिलेंगे, हमारे पास 2 3 जितने एलिमेंट है वो सेम मिलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। पहले बात दोबारा से बताता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है जो हमारे को मैट्रिक्स दे दिया है उस मैट्रिक्स में और उसका ट्रांसपोज जोड़ने के बाद जो हमारे पास नया मैट्रिक्स बनेगा उसके डायगोनल को छोड़ के, यानी कि उसका डायगोनल अलग अलग होगा और बाकी एलिमेंट सेम होंगे एक जैसे, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू के अंदर क्या होगा, जैसे एक मैट्रिक्स ए दिया है उसमें से ए का ट्रांसपोज हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद उसके जो डायगोनल हैं वो 0 0 आए और जो शेष डायगोनल हैं जैसे यहां हम लिख दिया 5 और यहां -5, जो अदर एलिमेंट बच गए हैं वो अदर एलिमेंट जो शेष हमारे पास एलिमेंट है वो सेम होंगे लेकिन उनके निशान अलग अलग होंगे। तो ये पहचान है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल एलिमेंट अलग अलग होंगे और जो डायगोनल से अलग जो हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं वो दोनों सेम होंगे। यदि दोनों प्लस हैं तो प्लस, दोनों माइनस हैं तो माइनस, जैसे ही बाहर के 7 और 7।
स्क्यू में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स 0 0 और डायगोनल से बाहर के जो भी मैट्रिक्स हैं वो सेम होंगे, लेकिन उनके निशान है वो अलग अलग होंगे। यदि इधर प्लस है तो उधर माइनस है तो इधर प्लस। तो यदि इस प्रकार की बात हमारे को मिलती है तो हम उसे पहचान सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डियर्स देखिए, ये था हमारे पास आज का हमारा टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। मैट्रिसेस क्या है, एक बहुवचन है मैट्रिक्स का, और उसके टाइप, मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, और पोलिनोमियल्स के अंदर हम कैसे मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। यानी कि बेसिक जितनी भी बातें थी, बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ लिए हैं। तो इसमें से कोई भी बात यदि आपको समझना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।